तो क्लास 11th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 11th के मैथ की शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है आपका समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेट्स। इससे आपकी शुरुआत कर रहे हैं, तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, जो भी आपको लिखवाया जाए साथ साथ लिखिएगा, ठीक है ना। हर एक कंसेप्ट को हम डीपली समझते हुए चलेंगे ताकि आगे कभी दिक्कत ना आए, ठीक है। अच्छा, जब हम डीपली किसी कंसेप्ट को समझते हैं तो हो सकता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि उसके बाद फिर आपको कहीं डाउट नहीं रहता, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हेडिंग लगाइए पहले आप, अध्याय 1 समुच्चय। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि यार ये जो चैप्टर है समुच्चय है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। इसका यूज़ कहाँ पे होगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है, ठीक है। तो पहले हम इसको लिखेंगे कि भाई समुच्चय, जो ये समुच्चय चैप्टर है ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। आप में से कई बोलेंगे कि यार इसका ये जो है ना ये 11th क्लास की बुक में है इसलिए पढ़ रहे हैं, ये भी बात है, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई ब्रॉडर व्यू भी तो होगा इसका, कहीं ना कहीं इसका यूज़ भी तो होगा, तभी हमें पढ़ाया जा रहा है, तो हम उस रीज़न को सोचते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, समुच्चय जो है हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो समुच्चय चैप्टर है ना, ये क्लास 11th-12th में जितने भी आपके चैप्टर्स आने वाले हैं उनसे कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है। इस चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं वो क्लास 11th-12th में आने वाले सभी चैप्टर्स के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से ऐसे फेविकोल की तरह चिपके हुए हैं, समझ रहे हो। इस चैप्टर में जो भी सीखेंगे आप उसका कोई ना कोई पोर्शन जो है हर एक चैप्टर में यूज़ होता ही रहेगा, यानी ये चैप्टर बेस है आपका क्लास 11th-12th के मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर क्या है, बेस है मॉडर्न मैथमेटिक्स का। मॉडर्न मैथमेटिक्स बोल देते हैं क्लास 11th-12th की जो मैथ होती है ना, उसके अंदर आप थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ते हैं ना, तो इसलिए हम उसको बोल देते हैं मॉडर्न मैथमेटिक्स। आधुनिक गणित का क्या ये बेस है, ठीक है। तो इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इस चैप्टर का यूज़ होता है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस क्या होता है, एक ये एक ब्रांच है, इसके अंदर क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके हम एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। एक तो होगा कंप्यूटर सीखना, जैसे आपने पेंट चलाना सीख लिया, वर्डप्रेस चलाना सीख लिया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो कंप्यूटर साइंस के अंदर नहीं आता। कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है एल्गोरिथम, कि भैया सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, ऐप कैसे बनाते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। वेबसाइट कैसे बनती है, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी यूट्यूब एक ऐप है उसको चला रहे हैं तो उसके पीछे कोडिंग लगी होगी, उसके पीछे पूरा एक एल्गोरिथम काम कर रहा है, उस एल्गोरिथम को समझना वो कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है। मान लीजिए कि +2 करने के बाद आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, है ना, वो कंप्यूटर साइंस के अंदर आएगा। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर साइंस में इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। आप फेसबुक चलाते होंगे, है ना, यूट्यूब चलाते हैं, तो जब आप फेसबुक चलाते हैं तो सबसे पहले आपसे क्या मांगता है, आपका फ़ोन नंबर और आपका पासवर्ड, ठीक है ना। ऐसे करते करते करोड़ों लोग फेसबुक चलाते हैं, तो उन सब का जो डाटा होता है, आपका आपका फ़ोन और पासवर्ड मांगा, ऐसे करते करते करोड़ों लोगों का उनके पास फ़ोन और पासवर्ड होगा। तो ये जो करोड़ों डाटा है इसको मैनेज भी तो करना होता है ना, इसको अरेंज भी करना होता है, प्रॉपर वे में इसको अरेंज भी करना होता है। तो इसकी अरेंजमेंट कैसे की जाती है वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। मतलब अभी तो स्टार्टिंग है, ये चैप्टर आप जब आप कॉलेज लेवल में पढ़ेंगे, हाई लेवल में पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस में आप जाएंगे, तब आपको इसकी असली अहमियत समझ में आएगी। अभी स्टार्टिंग है। जैसे आप हिंदी हिंदी जब पढ़ना चालू किए तो पहले क ख ग सिखाया गया था ना, वैसे ही जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये उसका आधार है, कंप्यूटर साइंस का ये आधार है, इसलिए आपको ये चैप्टर सिखाया जा रहा है। समझ में आ गया। अच्छा, इसका ये जो यूज़ है कंप्यूटर साइंस में, डाटा को मैनेज करने के लिए तो होता ही है। यहाँ पे लिख देता हूँ, डाटा को अरेंज करने में, जो डाटा होता है कंप्यूटर साइंस में उसको अरेंज करने में इस चैप्टर का यूज़ होता है, ठीक है। इसका एक और यूज़ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। कहाँ पर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जैसे पाइथन हो गया, कोटलिन हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, आपने कभी सुना हो इनके बारे में। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, किसी भी ऐप को डेवलप करने में, किसी भी वेबसाइट को बनाने में हम इनका यूज़ करते हैं। बेसिकली ऐप के लिए होती हैं पाइथन, जावा, C++, ठीक है। हम कोई गेम खेल रहे हो तो गेम बनाया गया होगा ना, है ना, तो उस गेम को बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ किया गया वो ये लैंग्वेजेस हैं। और इन लैंग्वेजेस में इस चैप्टर का यूज़ होता है, सेट थ्योरी का यूज़ होता है, समुच्चय सिद्धांत का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे, अभी तो नहीं, तो चलो अभी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे समझिए, अब ये थोड़ा सा गहरा हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो आपसे क्या मांगता है? मोबाइल और पासवर्ड। ऐसे जो है करोड़ों लोगों का डाटा जो है वो फेसबुक के पास है ना। अब इसको, ये जो करोड़ों लोगों का डाटा है, इसको जहाँ पे फेसबुक स्टोर करता है उसे हम कहते हैं डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस। एक चीज़ और होती है SQL, ये भी आप डाटाबेस के अंदर ही सीखेंगे जब आप, अगर मान लीजिए कंप्यूटर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस में जाते हैं +2 के बाद। ये तो +1 +2 के अंदर भी एक सब्जेक्ट आता है ना, उसके अंदर भी आप सीख सकते हैं ये चीज़। तो इसमें जब डाटा को मैनेज किया जाता है तो वहाँ पर डाटा को कुछ इस तरीके से स्टोर किया जाता है। मान लो कि पहले रोहित ने अकाउंट बनाया, तो रोहित का अकाउंट का डाटा ये हो गया। फिर मोहित ने बनाया, सोहन ने बनाया, है ना, रोहन ने बनाया, ऐसे करते करते डाटा लिखा हुआ है ना। अब ये जो डाटा होता है ना, ये अनऑर्डर्ड होता है, इसके अंदर ऑर्डर का मैटर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि यार रोहित ने सबसे पहले अकाउंट बनाया है तो इसका जब ये फेसबुक खोलेगा तो इसका फेसबुक जल्दी खुलेगा, ऐसा नहीं होता ना। मान लो कि रोहित ने सबसे पहले बनाया, 1 महीने बाद मोहित ने बनाया, तो मान लो ये दोनों बैठे हैं और फेसबुक खोल रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि रोहित ने सबसे पहले बनाया तो रोहित का सबसे पहले खुलेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है। ये ऑर्डर चेंज होते रहते हैं। जैसे रोहित मोहित ऐसा है ना, तो हो सकता है कि जैसे ही मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश करूँ तो हो सकता है कि ये ऑर्डर चेंज हो जाए, ऐसा हो जाए। ऑर्डर ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेट चैप्टर का यूज़ होता है। जब आप सेट को आगे पढ़ेंगे, अभी जब हम इस क्लास को आगे लेके जाएंगे तो आप सीखेंगे कि जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो क्रम है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। समुच्चय चैप्टर में आप एक बात और सीखेंगे कि भैया रिपीटेशन इसके अंदर अलाउड नहीं होती। जैसे आपको पता भी होगा कि फेसबुक में मान लो कि मैंने एक मोबाइल नंबर से मेरा अकाउंट बनाया हुआ है, तो मेरे मोबाइल नंबर से कोई दूसरा पर्सन अकाउंट नहीं बना सकता, नहीं बना सकते ना। फेसबुक पे एक नंबर से एक अकाउंट बनता है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन जो है ना वो अलाउड नहीं होती, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, इसकी वजह से, समझे, ये चीज़ थी, ठीक है ना। इसके बारे में आप और भी सीख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा गूगल पे दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सेट्स इन पाइथन, है ना। अब मैं इसको चलाता हूँ, 2 मिनट ऑन कर दूँ। हाँ जी, अब आप देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सेट, और सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? एप्पल, बनाना, चेरी, ये सेट के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। इस प्रोग्राम को मैंने रन किया और अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बनाना, एप्पल, चेरी। ध्यान से समझना। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? एप्पल, बनाना, चेरी। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर क्या लिखा आ गया? बनाना, एप्पल, चेरी। यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैंने तो ऑर्डर में देखोगे तो एप्पल को पहले लिखा था, लेकिन जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर बनाना पहली जगह आ गया, समझो। यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, रिफ़्रेश करने पे देखो बदल जाएगा। लेट्स से एक बार वापस कर देते हैं। नेट नहीं है क्या? 2 मिनट रुकिए, इसको वापस से करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या, बनाना, एप्पल, चेरी। इसको एक बार वापस से रिफ़्रेश कर देते हैं। एप्पल, चेरी, बनाना, यानी बार बार जो है ये ऑर्डर बदलता जा रहा है ना। और सेट के अंदर आप एक चीज़ सीखेंगे कि सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता। जो सेट चैप्टर है उसके अंदर ऑर्डर मायने नहीं रखता, ठीक है। यानी इस चैप्टर का यूज़ बहुत जगह होगा, बहुत जगह होगा। अभी आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए इसका आपको मन लगा के सीखना है। समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं अगली बात पे।
हाँ भाई, अगला जो टॉपिक है वो आता है कि यार ये जो चैप्टर है समुच्चय इसको बनाया किसने। समुच्चय जो चैप्टर है इसको दुनिया के सामने रखा किसने, उसकी बात करते हैं। तो एक मैथमेटिशियन हुए थे जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर, कैंटूर बोल देते हैं, कई कैंटोर बोल देते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। तो जॉर्ज कैंटूर एक मैथमेटिशियन हुए थे। उन्होंने सबसे पहले दुनिया के सामने इस थ्योरी को रखा था, समुच्चय सिद्धांत को रखा था, सेट थ्योरी के बारे में दुनिया को बताया था, ठीक है। अच्छा, एक खास बात ये थी कि जब इन्होंने सेट थ्योरी को दुनिया के सामने रखा था ना, तो लोगों ने कहा था कि यार ये तो सेट थ्योरी किसी काम की नहीं है। इसको सेट थ्योरी बोलते हैं ना, समुच्चय सिद्धांत को। तो सेट थ्योरी किसी काम की नहीं है, ऐसा बोले थे, ठीक है। अच्छा, इनकी मृत्यु हो गई थी 1918 में। और कंप्यूटर आप मान के चलिए कि 1980 में आए होंगे, 1960 1980 के आसपास ही कंप्यूटर साइंस के बारे में लोगों ने जानना स्टार्ट किया होगा। तो ध्यान से समझो, इनकी मृत्यु 1918 में हो गई थी। उस टाइम ये लोग कहते थे कि यार सेट थ्योरी का कहीं यूज़ है ही नहीं, ऐसी बकवास थ्योरी है ना, मतलब अपनी रामकथा रच रखी है, ऐसे बोलते थे। लेकिन इसका यूज़ कहाँ हुआ, 1980 में जाके हुआ, समझ रहे हो। वहाँ पर भी इसका यूज़ होता था, और फील्ड्स में होता था, लेकिन इतना नहीं पता था कि यार इसका यूज़ कंप्यूटर साइंस में इतनी जगह होगा, लेकिन हुआ, समझ रहे हो। और बहुत ही अच्छा वायलेंट बजाते थे ये, ठीक है। आपको मैं इनकी शक्ल दिखा देता हूँ एक बार, देखिए ये, इसमें तो थोड़े बूढ़े दिखा रखे हैं, जवान की भी शक्ल होती है इनकी, ठीक है। 1845 में जन्मे थे, 1918 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। जॉर्ज कैंटोर, इन्होंने सबसे पहले दुनिया के सामने सेट थ्योरी को रखा था, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि यार सेट होता क्या है, समुच्चय होता क्या है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समुच्चय किसे कहते हैं। ये तो बात हमें पता चल गई कि समुच्चय क्यों पढ़ना है ना, समुच्चय की खोज किसने की। अब हम बात करते हैं कि यार समुच्चय कहते किसको हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो समुच्चय कहते हैं भैया सुपरिभाषित संग्रह को। किसको, सुपरिभाषित संग्रह को। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं, पहले लिख लो। समुच्चय कहते हैं सुपरिभाषित संग्रह को, ठीक है। एक कलेक्शन को, एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है, जो सबके लिए सेम है, उसको हम सेट बोलते हैं, उसको हम समुच्चय बोलते हैं। एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यार वावल्स बताओ, इंग्लिश में आपने वावल्स पढ़े हैं ना, वावल्स बताओ, वावल्स कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी बोलेंगे सिर्फ वावल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। किसी और बच्चे से पूछूंगा तब ये बोलेगा क्या, ए, ई, आई, ओ, यू। यानी जो वावल है वो एक वेल डिफाइंड है ना, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित है। आप वावल में ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई वावल कौन से होते हैं, बी, सी, डी, ऐसा नहीं होगा। वावल जो है वो वेल डिफाइंड है, सबके लिए वेल डिफाइंड है, सबके लिए सेम है। ऐसा तो है नहीं ना कि भैया इंडिया में वावल्स अलग होते हैं और इंग्लैंड में वावल्स अलग होते हैं, ऐसा तो नहीं होता। इंडिया में जो आप वावल्स पढ़ते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, वो पूरी दुनिया में ही वही वावल होते हैं, ठीक है ना। यानी वावल्स जो है वो वेल डिफाइंड है। अब जब मैंने इनको कलेक्शन में लिख दिया, ऐसे लिख दिया करली ब्रैकेट के अंदर बंद करके, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं इसको मजला कोष्टक। जब मैंने इन एलिमेंट्स को मजले कोष्टक के अंदर बंद कर दिया ऐसे, तो हम इसको बोलते हैं भैया सेट। क्या बोलते हैं, सेट, समुच्चय। समुच्चय क्या है, समुच्चय सुपरिभाषित संग्रह है। ये भी तो एक संग्रह ही है ना, संग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्शन। ये एक कलेक्शन है किसका, वावल्स का, है ना। तो जो ऐसा कलेक्शन जो सुपरिभाषित हो, वेल डिफाइंड हो, सबके लिए सेम हो, उसको हम समुच्चय बोलते हैं। एक चीज़ और पूछूं, मैं आपसे कह दूं कि यार पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं लिखो, पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, तो आप सब यही लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये लिखेंगे ना 1 2 3 4 5। किसी और से पूछूंगा वो भी ये लिखेगा, है ना। अमेरिका में रह रहे एक लोग से एक व्यक्ति से पूछूंगा वो भी ये लिखेगा, मतलब इंग्लिश में बताना पड़ेगा लेकिन लिखेगा तो यही ना, ठीक है ना। यानी ये जो कलेक्शन है ये भी सुपरिभाषित है, अच्छी तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। कोई ये नहीं बोलेगा कि यार पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं ये होती है हमारी 10 20, ऐसे नहीं बोलेगा कोई, ऐसे बोलेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, लिखेगा ऐसे ही, है ना। यानी ये क्या है, सुपरिभाषित है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, सेट, समुच्चय, ठीक है। अब मैं कह दूं कि भैया अपने फेवरेट जो है, लेट्स से मैं कह देता हूं कि 5 बेहतरीन
खिलाड़ी बताओ, 5 बेहतरीन खिलाड़ी। अब मैंने मान लो कि तुमसे पूछा कि 5 बेहतरीन खिलाड़ी बताओ, तुमने कहा कि सर 5 बेहतरीन खिलाड़ी हैं भैया, राहुल द्रविड़ हो गया, है ना, कोहली हो गया, लेट्स से धोनी हो गया, और रैना हो गया, सहवाग हो गया, मान लो तुमने ये बता दिया, ठीक है, तुम कुछ भी बता सकते थे, ठीक है, ये बता दिया। अब मैं यही बात किसी और से पूछूंगा, मान लो कि मैंने यही बात पूछ ली, मेरे दोस्त से पूछ ली, है ना, दूर क्यों जाना, मेरे दोस्त से पूछ ली, तो वो मेरा जो दोस्त है ना वो कुछ अलग बताएगा, ठीक है, किसी और से पूछिए वो कुछ अलग बताएगा, हर एक की पसंद अलग अलग है ना। यानी कि जब हमने कहा कि यार बेस्ट खिलाड़ी बताओ, 5 बेहतरीन खिलाड़ी बताओ, 5 बेस्ट खिलाड़ी बताओ, यहाँ पर जो बेस्ट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं है, समझ लो। जहाँ पे मैंने लिख दिया बेस्ट बताओ, बेस्ट अब हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है ना, आपके लिए हो सकता है कि कोई बेस्ट हो, मेरे लिए हो सकता है कि वो बेस्ट ना हो, कोई और बेस्ट हो। यानी जो बेस्ट शब्द है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो वेल डिफाइंड, वो अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेट नहीं बोलेंगे, इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। समझ में आई? सेट हम किसको बोलते हैं, जो अच्छी तरीके से डिफाइंड हो, अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड हो, अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया हो, उसको हम बोलते हैं सेट, उसको हम बोलते हैं समुच्चय। बात समझ में आ गई? ये चीज़ थी, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए आपकी बुक का पहला क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए भाई, क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, आपको ये 9 सेंटेंस दिए गए हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन से समुच्चय हैं। अभी मैंने क्या बताया, समुच्चय किसको बोलोगे, जो वेल डिफाइंड हो, सबके लिए सेम हो, अलग अलग ना हो कि भैया कोई पर्सन के लिए कुछ अलग है, किसी दूसरे पर्सन के लिए कुछ अलग है, ऐसा ना हो, सबके लिए वो सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। सुपरिभाषित होना चाहिए वो संग्रह, एक ऐसा कलेक्शन जो सुपरिभाषित हो, उसको हम समुच्चय बोलते हैं ना, ठीक है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए, औचित्य मतलब कारण भी बताना है, ठीक है, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, मतलब साल के ऐसे कौन से महीने हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। अब यही बात मैं आपसे पूछूं तो आप कह दोगे सर जनवरी और जून और जुलाई। किसी और से पूछूं, मान लो कि मैंने यही बात पूछ ली अमेरिका में रहने वाले कोई व्यक्ति से, तभी यही बताएगा वो जनवरी, जून, जुलाई, है ना। हो सकता है कि वो ऐसे बता दे जनवरी, जुलाई, जून, ऐसे बता दे, लेकिन बात तो सेम ही हुई, बात तो सेम ही हुई ना, एलिमेंट तो वही है सेम, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो संग्रह है, ये जो संग्रह है ये सुपरिभाषित है, ये सबके लिए सेम है। ये संग्रह जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि भैया ये एक समुच्चय है ना। लिखो कैसे, आप कहोगे कि यह संग्रह सुपरिभाषित है, यह संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। समझ बी पे आते हैं, इस पे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ पे प्रतिभाशाली लिखा रहा है, प्रतिभाशाली मतलब जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। अब टैलेंटेड जो है ये सबके लिए अलग अलग होता है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो सब्जेक्टिव चीज़ है। सब्जेक्टिव किसको बोलते हैं, कि जो सबके लिए अलग अलग हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए कोई और टैलेंटेड हो, मेरे लिए मुझे लगता है कि यार मेरे लिए वो टैलेंटेड है, तो सबके लिए अलग अलग टैलेंटेड हुआ ना। आप कह सकते हो कि यार सबसे टैलेंटेड लेखक आप बता सकते चेतन भगत है, आप कह दो चेतन भगत सबसे टैलेंटेड है ना। लेकिन जो मैं लिस्ट बनाऊंगा हो सकता है कि मैं उसमें चेतन भगत को रखूँ ही ना, है ना। यानी यहाँ पर जो प्रतिभाशाली शब्द है वो वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छी तरीके से उसको परिभाषित नहीं किया गया कि प्रतिभाशाली का मतलब क्या है। प्रतिभाशाली जो शब्द है वो तो सबके लिए अलग अलग है, हो सकता है आपके लिए कोई प्रतिभाशाली हो, मेरे लिए ना हो, तो इसका मतलब यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय नहीं बोलेंगे, ये समुच्चय नहीं है, समझे। अगला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह।
अब यहाँ पर वापस से सर्वश्रेष्ठ आ गया, बेस्ट, बस बेस्ट 11 खिलाड़ी बताने हैं। अब बेस्ट जो शब्द है ये भी सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। हो सकता है कि आपके लिए कोई खिलाड़ी बेस्ट हो सकता है आपके लिए कोहली बेस्ट हो, लेकिन मेरे लिए हो सकता है सचिन बेस्ट हो। तो जो मैं लिस्ट बनाऊंगा और जो आप लिस्ट बनाएंगे वो अलग अलग होगी, हो सकता है ना, सबके लिए सेम थोड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब यह भी संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। लिखो कैसे, आप कहोगे कि यह संग्रह, ये जो संग्रह है ना, ये सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। सिंपल लिखना आपने, यहाँ पे हल लिखना। ये क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में, आप ऐसे में एग्जाम में आएंगे, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। इतने हल्के हल्के क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, बस समझाने को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब कि ये हमारा एक समुच्चय नहीं है, ठीक है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा में मान लो 10 बालक हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं कि आपकी कक्षा में जितने बच्चे हैं उनको है ना एक कलेक्शन में लिख दो, ऐसे कोमा लगा लगा के लिख दो, तो आपने लिख दिया। अब यही बात मैंने आपके किसी दोस्त को कह दी, वो भी वही भी चीज़ लिखेगा, है ना, किसी और को कह दी, वो भी वही चीज़ लिखेगा, यानी ये वेल डिफाइंड है। आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो सुपरिभाषित हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि भैया आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उसको आपने 11वीं क्लास के बच्चों की लिस्ट में डाल दिया, नहीं, है ना, वो सुपरिभाषित है कि यार आपकी क्लास के बच्चे, यानी हम क्या कहेंगे कि यह संग्रह सुपरिभाषित है, सबके लिए सेम है ना, तो इसलिए यह एक समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम कौन कौन संख्या होती हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते 100, है ना। 100 से कम बोला है ना, ऐसे करते करते 99 तक आ गए। अब ये भी सुपरिभाषित है। अगर मैं किसी और से कहता कि यार 100 से कम संख्याएं लिख दे, तब भी वो ऐसे लिखता, किसी और से कहता तब भी वो ऐसे लिखता, है ना। यानी यह संग्रह भी क्या है, सुपरिभाषित है। अब यह संग्रह अगर सुपरिभाषित है तो मैं इस संग्रह को क्या बोलूँगा, मैं इस संग्रह को समुच्चय बोलूँगा। लिखो कैसे कि यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। आप ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे लिखता कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित बेहतरीन उपन्यासों का संग्रह, तब तो ये सेट ना होता, समुच्चय ना कहलाता, क्योंकि बेहतरीन सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन इसने क्या लिखा कि जितने भी उपन्यास लिखे हैं सबको लिख दो, है ना। अब मैं आपसे कह दूं कि यार जितने भी उपन्यास लिखे हैं प्रेमचंद ने सबको लिख दो, तो आप लिख सकते हो, नेट से मिल जाएगा पूरा डाटा, है ना। मैं लिखूँगा तो मैं भी लिख सकता हूँ। ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन एलिमेंट जो है उसके अंदर वो सेम होंगे। हो सकता है कि आप उनके गोदान को सबसे पहले लिख दो, है ना, और मैं गोदान को सेकंड नंबर पर लिख दूं, लेकिन जो आप लिखेंगे, जो मैं लिखूंगा, जो लिस्ट आप तैयार करेंगे और जो लिस्ट मैं तैयार करूंगा, वो दोनों लिस्ट सेम होंगी। उसके अंदर के जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट पता है किसको बोलते हैं, इनको एलिमेंट बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं। तो जो उनके अंदर के सदस्य हैं, जो किताबें, जो उपन्यास आपने लिखे हैं लिस्ट में और जो उपन्यास मैंने लिखे हैं लिस्ट में, दोनों सेम होंगे, समझो। यानी यह भी एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक कौन से होते हैं, ये होते हैं आपका 2 4 6, पूर्णांक के अंदर तो माइनस भी आ जाते हैं, प्लस माइनस लिख दो, है ना। अब ये भी समुच्चय है, क्योंकि ये भी सबके लिए सेम है ना, तो लिख देना बस कि यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यह भी समुच्चय है भैया। क्यों, क्योंकि कलेक्शन तो डिफाइंड है ना, ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है वो तो डिफाइंड है ना। आपकी बुक में जितने क्वेश्चन है वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मेरी बुक में भी है। ऐसा तो है नहीं कि भैया मेरी बुक में 50 क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में सेम एडिशन की और आपकी बुक में 70 क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं होगा। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह भी क्या हुआ, वेल डिफाइंड हुआ, सुपरिभाषित हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि यह एक समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। खतरनाक जो है ये भी एक सब्जेक्टिव चीज़ हो गई ना, सबके लिए अलग अलग है। आपको हो सकता है कि आपको छिपकली से डर लगता हो, है ना, हो सकता है कि मुझे सांप से लगता हो, तो सबके लिए डर का जो क्राइटेरिया है वो सबके लिए अलग अलग है। तो इसका मतलब ये समुच्चय नहीं हुआ, समझे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि यार समुच्चय किसको बोलते हैं और किसको नहीं बोलते, कौन सा संग्रह समुच्चय कहलाता है और कौन सा संग्रह समुच्चय नहीं कहलाता, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आज हमने क्या क्या सीखा कि समुच्चय का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, समुच्चय का खोज किसने की, प्रतिपादन किसने किया, और फिर हमने सीखा कि समुच्चय कहते किसको हैं। एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा संग्रह जो कि वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो, अच्छी तरीके से उसको परिभाषित किया गया हो, उसको हम समुच्चय बोलते हैं।
और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। जो बाकी का कंसेप्ट है वो हम करेंगे कल। ठीक है, तो बस थैंक यू। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना, जो भी आपको कराया गया आज।